दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ आ गई है बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स। स्टार्टिंग हम करेंगे एक थोड़ी बुरी न्यूज़ के साथ में। हाल ही में जेम्स फ्लेक्स लुइस, एक 7 टाइम 212 मिस्टर ओलंपिया, इनके साथ में हो गया एक टेंडन टीयर। तो जेम्स लुइस, जिनको हम जानते हैं कितने खतरनाक बॉडी बिल्डर रहे हैं अपने समय के, नॉर्मली अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। अभी बहुत अच्छी इनकी फिजिक चल रही है। फ्लेक्स ने बताया भी कि इनको फिजिक मेंटेन करके रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, हमेशा से रहेगा, इसीलिए ये इतने अच्छे अभी भी दिखते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इनके साथ में एकदम से हो जाता है एक टेंडन टीयर। जो इनका हाथ है, आप देख सकते हो, फोर आर्म और बाइसेप और ट्राइसेप का जो एरिया है पूरा का पूरा इनका ब्रूस आ गए हैं, उसमें एक तरह से वो वायलेट कलर का हो गया है। यहाँ पर इनका मांस नहीं फटा है, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं। फ्लेक्स ने भी ये बात क्लियर करी है कि इनका कोई मांस नहीं फटा, बल्कि जो टेंडन बोन से जुड़ा होता है, क्योंकि जो मसल हमारी है वो बोन से जुड़ती है थ्रू टेंडन। तो टेंडन ही उखड़ गया, कंप्लीटली उखड़ गया, और ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी अब इनको सर्जरी की। तो जेम्स बताते हैं कि ये हुआ कैसे, क्योंकि आमतौर पे हम लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि भारी वेट उठा रहे होंगे वजन में, और भारी वजन के कारण एकदम से मसल उखड़ गई, टेंडन उखड़ गया। पर जेम्स ने बताया कि ये जिम में हुआ ही नहीं, और ये इंसिडेंट इनका हुआ है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कि ये जब बाथरूम यूज़ करने गए तो इनकी नॉर्मल आदत है कि ये यूरिनल को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार फैंस ने इनके साथ यूरिनल यूज़ करते समय सेल्फी खिंचवाई हुई थी। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि बाथरूम में जाकर के बाथरूम मेन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये एंटर हुए उसमें बाथरूम में, तो जो उसका लॉक होता है वो लॉक ही टूटा हुआ था। तो इन्होंने क्या करा कि ये दरवाजे पे हाथ रख के खड़े हो गए और नेचर कॉल को अटेंड करने लगे। अचानक से बाहर से कोई आता है, देखता है कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, तो उसने झटके से दरवाज़ा पूरा खोल दिया, और ये इस पोजीशन में अपने हाथ को स्ट्रेट हाथ करके खड़े हुए थे। तो वो एक झटका बाहर से आया, एक फोर्स बाहर से आया, जिसकी वजह से इनके पूरे वो फोर्स हाथ पे चला गया, और एकदम से इनका वो टेंडन टीयर हो गया। फ्लेक्स बताते हैं कि अब से 25 साल पहले भी इनके इस वाले हाथ में काफ़ी बड़ी एक समस्या हुई थी। इनके हाथ की हड्डी टूट गई थी, और वो ऐसा था कि उस टाइम पे इनका शायद ये एम्प्यूटेशन भी हो जाता, इस वाले हाथ को काटना भी पड़ जाता, इतना भारी एक नुकसान हुआ था इनके इस वाले हाथ में। और अब 25 साल बाद यहाँ पर फिर से ये एक दिक्कत आई है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि अपने वैकेशंस ये एंजॉय करने गए, पहले ही दिन ऐसा हादसा इनके साथ हो गया। खैर, इन्होंने वैकेशन प्रॉपरली अपना एंजॉय करा, और उसके बाद आकर के इन्होंने अपना MRI कराया। MRI ये कंफर्म करता है कि इनका फुली टेंडन रिप ऑफ हो गया बोन से, जिसके लिए इनको अब सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लेक्स ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले इंसान कभी भी नहीं रहे, तो ऐसे टाइम में उनको 3-4 महीने लगभग इस हाथ को बिल्कुल यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, और ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको होने वाली है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उनके लिए ऐसी चीज़ है कि भले ही आज वो compete नहीं करते, अब वो रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन वो ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देख सकते हो कि जेम्स लुइस की बॉडी हमेशा कितनी ज़्यादा अभी भी मसल मास होल्ड करके रखती है। तो इससे समझ आता है कि इस एथलीट को ट्रेनिंग ना करने दिया जाए तो ये कितना ज़्यादा आउट ऑफ पेशेंस हो जाएगा। और यही ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखनी मेरे लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये रखेंगे। लेकिन ऐसे में ट्रेनिंग करनी, इतना बड़ा एक इनके साथ में एक एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके रखना बड़ा टफ हो जाता है। आमतौर पे बॉडी बिल्डर्स ये करते हैं कि जिस हाथ में या जिस भी अंग में प्रॉब्लम है उसको तो यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वो रिकवर हो रहा है, लेकिन वेट ट्रेनिंग करेंगे बाकी के बॉडी से। अब हो सकता है फ्लेक्स लुइस भी हमें ट्रेनिंग करते हुए दिखे, और एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ होगा इनका डेफिनेटली, बिकॉज जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ तब तक ये सर्जरी भी इनकी हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा सुन करके अजीब लगा कि बॉडी बिल्डर्स के साथ में ऐसा हो जाता है कई बार, और कुछ लोगों की स्टूपिडिटी की वजह से इस तरीके से बॉडी बिल्डर्स को या किसी भी इंसान को भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर ने इनको बोला कि आमतौर पर कोई और इंसान होता तो इतना ज़्यादा पेन में अभी होता और इस चीज़ को झेल नहीं सकता था, पर ये बिना सर्जरी के पूरी अपनी वैकेशन एंजॉय करके आ गए हैं, और अब जा करके सर्जरी करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर वाली चीज़ें हैं। एक बॉडी बिल्डर ही इतना ज़्यादा पेन सहन कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर वो मसल बहुत ज़्यादा है, और टेंडन भी इनका एक आम इंसान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो वहाँ पर वो जो एक झटका आया ना, उस चीज़ को इन्होंने झेल लिया। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो इतना आसानी से बातचीत नहीं कर रहा होता। अभी फ़िलहाल देखते हैं कितने टाइम में रिकवरी करेंगे। वैसे फ्लेक्स लुइस की रिकवरी आमतौर पे थोड़ी फास्ट रहती है, ये हमने पहले भी कई बार देखा है, जल्दी से रिकवर होकर के फटाफट से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तो अभी भी ऐसा ही हमें देखने के लिए मिले। जो जो चीज़ें आएंगी वो सभी अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, रिगार्डिंग सर्जरी भी जो उनकी हुई है अभी उसके बारे में भी पूरी ये वीडियो फुटेज इन्होंने बना ली है, वो जब आएगी तो ये सब कुछ डाल देंगे ऑन यूट्यूब। इसके बाद दोस्तों हम अगले अपडेट पे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों सुनने में मिला कि सैमसन दादा ने ब्लॉक कर दिया है अपने पुराने कोच मिलोस सारसेफ को, और यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने डेनिस जेम्स को ब्लॉक कर दिया है, और उन्हीं के साथ में क्रिस कॉर्मियर को भी। Hey Chris, did you check? Did the Samson block you? Because he blocked Dennis too. Really?
Guys are assholes. तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है, हालांकि ये कोई कवर करने वाली चीज़ नहीं, बिकॉज ये प्योर एक कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है। आप किसको ब्लॉक करते हो, किसको नहीं, ये एक पर्सनल कॉल है और मैं इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ, बिकॉज ये चीज़ें तो लगी रहती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सैमसन ने ज्वाइन कर लिया है अब ऑक्सीजन जिम, और ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। सैमसन ने बताया कि अब वो ट्रेनिंग करेंगे बदर बुदाई के इस जिम में, और हैरानी की बात यह है कि वो कोचिंग लेंगे अपनी वाइफ के नीचे, मतलब अपनी वाइफ के अंडर। अब वो पूरी की पूरी ओलंपिया की प्रेप करने वाले हैं इस वाले साल की। तो यह है पूरा का पूरा मामला। पर इसके लिए अपने कोच को ब्लॉक करने की ज़रूरत थी, मतलब फॉर्मर कोच को, ये समझ नहीं आता। और सैमसन ने अभी कई सारे और भी लोगों को ब्लॉक करना शुरू करा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कई सारे और इंस्टाग्राम पेज वाले ओनर्स को भी उन्होंने ब्लॉक करा है। तो इसका कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता और ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज सैमसन आमतौर पर एक जेंटलमैन के तौर पर जाने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और उनका बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हमेशा बहुत ही कामली बात करते हैं सबसे। तो मुझे उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था हमेशा से। लेकिन अभी कुछ हो सकता है पर्सनल रीजंस हुए हो, जो मिलोस की ओर से उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो, या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से उनको ज़्यादा बैकलैश देखने के लिए मिल रहा हो। इस तरीके से जो ख़राब होते हैं ना रिश्ते, समझ नहीं आता कि ये लोग इस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि एट द एंड पता है इसमें होगा क्या, सैमसन बाद में खुद आकर के सॉरी फील करते हुए दिखाई भी देंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना बहुत बार ऐसा हो चुका है। विलियम बोनैक ने एक टाइम पे नील हिल को ब्लॉक करा था, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोली थी, और उसके बाद में विलियम ने माफ़ी मांगी। जेरेमी बुएंडिया ने हैनी रैम्बॉट को एकदम से छोड़ दिया था, और बहुत ज़्यादा वो उस टाइम पे एरोगेंट हुआ करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी थी। अब सैमसन ने इस तरीके से करा है। ब्लॉक करना एट द एंड थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है बाकी सब लोगों पे, एक काइंड ऑफ लाइक ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। अगर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तभी कोई किसी को ब्लॉक करता है। खैर, सैमसन ने यहाँ पर अनाउंस तो कर दिया कि वो अब ऑक्सीजन जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अपनी वाइफ के साथ में मिल करके उनकी वाइफ उनकी अब कोच बनेगी और वो उनको ओलंपिया की प्रेप करवाएगी। लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि वो कितने ज़्यादा सही डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे इस अप्रोच के साथ में, क्योंकि सैमसन के साथ में हमेशा से जो दिक्कत रही है वो कंडीशनिंग की रही है। और ऑक्सीजन जिम में ट्रेन करने वाले जितने भी एथलीट्स आज तक है ना, कोई भी एक एथलीट कंडीशनिंग के लिए नहीं जाना गया। बिग रैमी, रोली विंकलर, ब्रैंडन करी, नाथन डे आशा, ये सारे एथलीट्स ऑक्सीजन जिम में एक टाइम पे ट्रेन कर चुके हैं। ब्रैंडन करी आज भी हैं वहाँ पर। लेकिन सैमसन, दौदा और इन लोगों में बस एक यही चीज़ कॉमन थी कि सारे के सारे ऑफ सीज़न एक तरह से लुक लेकर आते थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते थे फैंस के तरफ से। और इस वक्त पे यही होना शुरू हो चुका है सैमसन दौदा के साथ में। लोगों ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि अब आपकी कंडीशनिंग और ज़्यादा यहाँ से ख़राब हो सकती है, और ट्रोल कर रहे हैं कि जस्ट डू योर कार्डियो, मतलब आपको सही में अब कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर तो कंडीशनिंग और कार्डियो करवाते ही नहीं है एथलीट्स को। इस तरीके के एक ट्रोल का सामना उनको करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग अभी मिलोस की साइड ले रहे हैं कि उनके अंडर ही आप इतना कुछ बने हो पिछले 3 सालों में, तो उनको छोड़ देने के बाद अब पता नहीं, श्योर नहीं है लोग कि कितना सैमसन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस वक्त भारी क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं सैमसन। ये थोड़ा सा अच्छा टाइम नहीं है उनके लिए। फैंस भी पसंद नहीं कर रहे उनके इस डिसीजन को, ब्लॉक करने वाले डिसीजन को, और ये जो अप्रोच अब ये लेकर के जाएंगे मिस्टर ओलंपिया की। अभी तो सब कुछ थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर जाता हुआ दिख रहा है, पर ओवरऑल हम इस बात को तभी करेंगे जब ये ओलंपिया स्टेज पर हमें दिखाई देंगे, तभी समझ आएगा इनका डिसीजन कितना सही कितना गलत है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एथलीट्स अपने कोचेस का नाम नहीं बताते हैं और ट्रेनिंग किसी और से ले रहे होंगे, पर सोशल मीडिया पे अनाउंस किसी और का नाम कर देंगे, जैसे कि इन्होंने अपनी वाइफ का नाम अपने कोच के तौर पे बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑक्सीजन जिम में, क्या बल्कि हर जगह ही होती है। एथलीट्स छुपाते हैं बातों को, कोचेस के बारे में, अपने हर एक चीज़ के बारे में। हो सकता है सैमसन भी अभी ये चीज़ कर रहे हों। बाकी हर एक चीज़ अभी के टाइम पे एक सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगाने वाली बात ही है। फाइनल चीज़ हमें तभी पता लगेगी जब सैमसन दौदा हमें ओलंपिया स्टेज पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमें जल्दी से ही अब दिखने वाले हैं एक आध दिन में पिट्सबर्ग प्रो की स्टेज पे गेस्ट पोजिंग करते हुए। फिलहाल के लिए तो उनका भी यही अपडेट है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले अपडेट पे, और ये आता है अली बिलाल के ऊपर। अब अली ने लास्ट टाइम ही बता दिया था कि ये जो इन्होंने अपनी फिजिक दिखाई थी ये 2 हफ्ते पहले की फिजिक थी, एब्सोल्युटली श्रेडेड, एब्सोल्युटली ड्राई। लेकिन अभी ये इनका अपडेट आता है 11 दिन आउट का, तो इसमें भी ये करंट फिजिक नहीं दिखा रहे हैं, ये 11 दिन पुरानी अपनी फिजिक दिखा रहे हैं। और इसमें भी आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी में कितनी अच्छी फुलनेस और शार्पनेस नज़र आ रही है। इनकी चेस्ट में कितनी अच्छी फुलनेस है, डेल्स बहुत ज़्यादा फुलनेस के साथ में नज़र आएंगे, एब्स ऑब्लिक्स हमेशा अच्छे रहते हैं। जैसे ये बैक से पलटे तो इनकी बैक के अंदर आपको थोड़ी सी डेप्थ अब ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे ये बैक डबल बाइसेप खींच रहे हैं उस टाइम पे इनकी बैक में बहुत ज़्यादा डेप्थ आने वाली है। ये अगर बैक डबल बाइसेप पोज इन बिटवीन द ट्रांजिशन करेंगे इस बार, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लोगों को शॉक कर दे, लेकिन स्टिल शॉक तो कर चुके हैं। जो भी दिखा रहे हैं, जैसा भी दिखा रहे हैं, अभी तक बेस्ट दिखा रहे हैं।
तो इसीलिए बॉडी में फाइबर्स उभर के आ रहे हैं और अली बिलाल अपनी इस नई क्रेजी बॉडी से सब लोगों को चौंका रहे हैं। तो हम लोग सब भी तैयार हैं इनको देखने के लिए पिट्सबर्ग प्रो में। देखते हैं अब ये कितना ज्यादा पीक करेंगे उस दिन। यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं अगले एथलीट पे, नेथन डियाशा। अब ऐसा लगने लग गया दोस्तों कि नेथन डियाशा को बहुत ज्यादा लोग कवर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल ही कट गए हैं, एक मेन स्ट्रीम बॉडी बिल्डिंग से, क्योंकि ये ना ओलंपिया में कम्पीट करते, यूएस आना इनको अलाउड नहीं है और ना ही बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ हैंग आउट करते हुए कोई कोलैब करते हुए दिखते। तो ऐसे में हो ये रहा है कि अब नाथन डियाशा ने हाल ही में अपना अपडेट तो डाल दिया लेकिन कोई उनको कवर नहीं कर रहा, पर हम करेंगे। यहाँ पर नाथन ने फिलहाल अपनी फिजिक इस तरीके से अभी दिखाई है और ये फिजिक है इनकी 7 हफ्ते दूर। नाथन ने शो का नाम अनाउंस नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि 7 हफ्ते बाद कौन सा शो पड़ेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये डेट पड़ रही है 23 जून की, और 23 जून को होगा फ्लेक्स वीकेंड इटली प्रो, यानी कि इटली प्रो में हमें कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर 7 हफ्ते पहले की ये फिजिक अभी हमें देखने के लिए इनकी मिल रही है। इस वक्त पे नाथन आपको दिखेंगे एक्चुअली में श्रेडिड, क्योंकि 7 हफ्ते पहले के नाथन डियाशा हमने कई बार देखे हैं और वो इतने ज़्यादा श्रेडिड तो नहीं होते हैं। नाथन के लेग्स के अंदर फाइबर्स और स्वीप्स हमेशा ही अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं 7 वीक्स आउट को देखते हुए। और ओवरऑल बॉडी में जो हार्डनेस है चेस्ट और शोल्डर्स में वो अच्छी दिख रही है। देखो नाथन डियाशा ना अब अपने करियर के बिल्कुल एंड में ही चल रहे हैं, जैसे कि विलियम बोनेक का करियर अब आखिर के अपने दौर में आ चुका है। नाथन के साथ भी कुछ वही कहानी है, लेकिन नाथन कंपीट करते जा रहे हैं लगातार, साल में 2 से 3 शोज खेल लेते हैं, अपने आसपास के शोज खेल करके जीत करके ये अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो ऐसे में इनको कवर करना बनता है और बहुत ही एक टॉप क्लास एथलीट थे एक समय पे। ओलंपिया में तो खैर ये आएंगे नहीं, लेकिन अभी भी जो फिजिक इनकी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। कम से कम ऐसी तो दिख रही है कि टॉप 10 में प्लेस हो जाए ओलंपिया के अंदर। फिलहाल इनका स्टमक थोड़ा सा ब्लोटेड लग रहा है एज यूजुअल, लेकिन वो बिल्कुल एकदम श्रेड हो जाएगा अभी भी, लेकिन एब्स नज़र आ रहे हैं उस स्टमक में। और ओवरऑल बैक के अंदर भी इनकी बढ़िया एक थिकनेस देखने के लिए मिल रही है। तो नाथन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। मेन है कि क्या ये शो डे वाले दिन पीक हिट कर पाएंगे? मुझे लगता है कि हाँ कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने करी है कई बार। और वही है कि कंडीशनिंग में हमेशा थोड़े से पीछे लगते थे, लेकिन पिछले साल कुछ शोज़ में इन्होंने अपनी कंडीशनिंग भी अच्छी दिखा दी थी। तो इस साल थोड़ा सा भरोसा आ रहा है कि ये अपनी अच्छी कंडीशनिंग में आएंगे, और हाल ही में इन अपडेट्स को देखते हुए थोड़ा सा भरोसा और बढ़ रहा है। बाकी इंप्रूवमेंट तो नाथन ने अपने करियर में कुछ खास नहीं की है। जिस तरीके की फिजिक इनकी 2017 में थी, कुछ वही फिजिक ये आज भी दिखाते हैं। और अब इंप्रूवमेंट करने का स्कोप वैसे भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने रिटायरमेंट स्टेज के बहुत ही करीब है। देखते हैं फिलहाल ये इटली प्रो में कैसे दिखते हैं कम्पीट करते हुए, और उसके बाद और कौन कौन से शोज ये पिक करेंगे टू स्टे रेलेवेंट इन बॉडी बिल्डिंग। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और तगड़े अपडेट पे। तगड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिला है हंटर लब्राडा की ओर से। दोस्तों हंटर लब्राडा ने सही में अपने आप को अब थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश कर दिया, और हंटर इस वक्त पे चले गए हैं 300 पाउंड्स के वज़न पे। 1 साल के अंदर हंटर लब्राडा ने ये 300 पाउंड्स का वज़न अचीव करके दिखाया है। और एक्चुअल में जो अपडेट्स हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनके, वो चौंका देने वाले हैं। मैंने तो एक्चुअली में फ़ोटो बाय फ़ोटो देखा है। ये देखो राइट साइड में जितनी भी फ़ोटोज़ दिखेंगी ये इनकी अभी की फ़िज़िक की फ़ोटोज़ हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फ़ोटोज़ है वो इनकी 1 साल पहले की है। तो हंटर में अभी सबसे पहले आप जो एक चेंज स्पॉट करोगे वो चेंज है इनकी चेस्ट के अंदर। वो चेस्ट भारी हो चुकी है, जिसके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता था। दूसरी चीज़ साइड ट्राइसेप पोज के अंदर भी आप देखोगे चेस्ट का भारीपन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एब्स और शोल्डर्स ट्राइसेप्स वो ऑलमोस्ट वैसे ही है क्योंकि कंडीशनिंग सेम है, लेकिन चेस्ट में भारीपन क्लियरली विजिबल है। एक और चीज़ मैंने साइड चेस्ट पोज में नोटिस करी कि इनका जो रियर डेल्ट है अब शोल्डर का, वो अब काफ़ी पहले से एनहेंस है, प्रोमिनेंट है, बढ़ चुका है, और चेस्ट फूली हुई दिख रही है, जिसमें कि इनको हमेशा ही भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। चेस्ट एकदम ही इनकी पिचक जाती थी, लेकिन अभी चेस्ट फूलती हुई नज़र आ रही है। कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद बैक, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि बैक में भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और बैक में भी थिकनेस ऐड करेंगे। यहाँ पर बैक के अंदर भी थिकनेस अच्छी दिखाई दे रही है। आर्म्स का एरिया, शोल्डर्स का एरिया डेफिनेटली पहले से ज़्यादा पॉप कर रहा है। ध्यान से देखो आप इनके राइट वाले शोल्डर को, वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ट्राइसेप बाइसेप दोनों बड़े हो चुके हैं। बैक में ज़्यादा मास आ चुका है, जो इनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था। और यहाँ पर हंटर ने एक्चुअली में बताया कि 300 पाउंड्स का वज़न अगर कोई अचीव करता है तो ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं उसकी फिजिक में। तो आजकल 300 पाउंड्स का वज़न अचीव करना बड़ा ही कॉमन हो गया है, लेकिन स्टिल हंटर लब्राडा के बढ़ते हुए इंप्रूवमेंट्स जस्टिफाई कर रहे हैं उस वज़न को। और जब भी जिस भी शो में कम्पीट करने के लिए उतरेंगे, मुझे लगता है इस बार काफ़ी ज़्यादा और तगड़े निकल के आएंगे। आमतौर पर 5वीं 6वीं प्लेसिंग पे, 7वीं प्लेसिंग पे ओलंपिया में आ जाते हैं। इस बार देखना होगा कि ये
कड़ी चुनौती दे पाएंगे निक वॉकर को, क्योंकि मेनली उसी एक रेंज के एथलीट से ये कम्पीट कर पाते हैं। टॉप 3 में अभी भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी निक वॉकर के आसपास एंड्रयू जैक्ट जैसे एथलीट्स इन लोगों का सामना कर लेते हैं। ब्रेंडन करी से भी कई बार ये लाइनअप में कम्पीट कर चुके हैं। ऐसे बॉडी बिल्डर्स पे क्या अभी ये चुनौती बन के उभरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वेरी वेरी इंप्रेस्ड इनके ट्रांसफॉर्मेशन से। आपको कैसे लगे ज़रूर से बताना। अब था तो दोस्तों ये लास्ट अपडेट, लेकिन अभी एक बड़ा मेजर अपडेट आ चुका है और ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आई है बिग रैमी फैंस के लिए, इन जनरल हम सब लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि रैमी का इंतज़ार हम सभी लोग कर रहे थे इस आने वाले पिट्सबर्ग प्रो में। वो करने वाले थे गेस्ट पोजिंग, पर बिग रैमी ने अचानक से बिल्कुल अभी अभी अनाउंस कर दिया है कि अब वो गेस्ट पोजिंग करने के लिए नहीं आ पाएंगे स्टेज पर, क्योंकि उनका वीज़ा ही नहीं लगा है यूएस का। और बिग रैमी सही में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो आना चाहते थे। कमेंट सेक्शन भर चुका है उनका, क्योंकि सारे के सारे फैंस और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं उनके इस वाले अनाउंसमेंट से। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि रैमी के साथ ये समस्याएं कोई पहली बार नहीं आ रही है। पहले भी कई बार इन्होंने गेस्ट पोजिंग का कमिट किया है और नहीं आ पाते, लेकिन ऐसे जो वीज़ा इश्यूज़ या फिर ये वीज़ा डिलेज हैं, समझ में ये नहीं आता कि क्यों हार्डी शुपन के साथ नहीं आते हैं। वो कैसे टाइम पे पहुंच जाते हैं, उनका वीज़ा कैसे लग जाता है। इन एथलीट्स का इनका कई बार ऐसा हुआ है कि छूट जाता है। क्या ये पहले से पहले तैयार नहीं होते हैं स्टेज पर उतरने के लिए, उस हिसाब से प्रेपरेशन, उस हिसाब से वीज़ा अप्लाई करना, क्या ये बहुत पहले नहीं करके रखते हैं इन चीज़ों को, बिल्कुल एट द एंड वेरी एंड मोमेंट पे करते हैं। ये क्वेश्चंस उठ सकते हैं अभी, क्योंकि फैंस ये चीज़ें भी अब उठा सकते हैं, इंडस्ट्री में ये बातें भी अभी हो सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ कई बार रिपीट हो चुकी है रैमी के साथ में। कई बार यूएस आना उनका रुक जाता है, कई बार वैसे ही वो नहीं आते हैं गेस्ट पोजिंग करने के लिए और प्रमोटर्स से उनकी बातचीत बिगड़ जाती है, एक ज़ुबान की बातचीत बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। देखो मैं खुद कोई रैमी का हार्डकोर फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी उनको देखना था, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था, और जब मेरा इतना मन है तो फैंस का कितना मन होगा। इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं किसी के साथ में, हम यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यही चाहेंगे कि ओलंपिया में ये आ जाए और उस टाइम पे ऐसा ना हो कोई वीज़ा इशू आ जाए या कोई और चैलेंज आ जाए, क्योंकि इनसे मच डिफ़िकल्ट है हार्डी शुपन को आना यूएस के अंदर। वो अगर आ सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं। देखते हैं रैमी किस तरीके से प्रेप कर रहे हैं, किस तरीके से बॉडी उनकी आएगी, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। सारे के सारे बस लोग अंदाज़ा लगाने में लगे हैं। इनकी फिजिक में एक जो चेंज था, जो अभी स्पॉट हम कर सकते थे, वो यही मौका था पिट्सबर्ग प्रो में इनको देखने का। वो मौका भी अब हमारे हाथ से चला गया है, तो ये चीज़ बिल्कुल 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 डिसअपॉइंटिंग है। इसीलिए ये पिट्सबर्ग प्रो जो बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन अप करने वाला है इस ओलंपिया को लेकर के, बहुत सारे आंसर्स हमें मिलने वाले हैं हमारे टॉप ओलंपियंस के लिए इस वाले शो से, वो अब रैमी के लिए कहीं ना कहीं अधूरे छूट जाएंगे, क्योंकि रैमी का हमें कुछ भी अपडेट नहीं मिल पाएगा, वो दिखाई ही नहीं देंगे यहाँ पर। अब इनके साथ ये दिक्कत आ गई है, तो अभी क्या किया जा सकता है? फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, बस यही है कि ओलंपिया जब आए तो ये 1 या 2 महीने पहले यूएस में एंटर कर जाएं। उस टाइम बिल्कुल एंड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये किसी वजह से अटकना चाहिए। वैसे आज तक ओलंपिया में ऐसा कभी हुआ नहीं इनका कि कोई वीज़ा डिले हो, पता नहीं इस बार कैसे हो रहा है। इतने साल ओलंपिया में खेला, कभी नहीं हुआ। बस दोस्तों अभी के लिए तो यही थे सारे अपडेट्स। बिना रैमी के अब होगा पिट्सबर्ग प्रो का गेस्ट पोजिंग, करेंगे कवर, सारी चीज़ें दिखाएंगे, और बड़े बड़े मिस्टर ओलंपियास तो आ ही रहे हैं सब। तो बस अभी के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।